भी तो स्टार्ट कर दिया है। हाँ ठीक है, चलो गलतियां इंसान से ही होती है ना। हाँ ठीक है, चलो इधर देखो, ठीक है, ओके ओके। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है दैट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट्स क्या होती है? दैट इज द डायपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस separated by two charge, distance between the two separated by two charge, so that is the dipole moment, that is q into d. so dipole moment का यूनिट क्या हो जाएगा? d by also the कूलम मीटर। उसमें मैंने बताया आपको कि अगर डायपोल मोमेंट वैल्यू म्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा? ग्रेटर देन 0 होगी तो वो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, और जिनकी डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, वो क्या हो जाते हैं? नॉन पोलर हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल और भी देखिए, यहां पे हम बात कर रहे हैं डायपोल मोमेंट्स ऑफ अल्किल हैलाइड। तो बेटा सी बॉन्ड आई की डायपोल मोमेंट कम होती है सी बॉन्ड बी आर से, सी बॉन्ड बी आर की डायपोल मोमेंट कम होती है सी बॉन्ड एफ से, सी बॉन्ड एफ की डायपोल मोमेंट कम होती है सी बॉन्ड सीएल से, क्योंकि सीएल जो है वो साइज में बड़ा है, तो दो एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, लेकिन ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। इस बात पर आपने ध्यान दिया क्या कि डायपोल मोमेंट वैल्यू की जो ऑर्डर है वो अलग हो सकती है, लेकिन पोलैरिटी की ऑर्डर अलग नहीं होगी, क्योंकि पोलैरिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूं ताकि आप फिगर आउट कर पाओ कि यहां पे डायपोल मोमेंट वैल्यू कैसे वैरी करती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो बेटा फ्लोराइड है, उस फ्लोराइड की डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या होती है? बोलो, डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या होती है? कम होती है क्लोराइड से। लेकिन ये कहां तक ट्रू है? देखो, सिर्फ मोनोहैलाइड के लिए ट्रू है। मोनोहैलाइड के लिए अगर आप फ्लोराइड मिथिल फ्लोराइड की डायपोल मोमेंट वैल्यू देखोगे तो क्या है बेटा? 1.82 डिबा है, 1.82 डिबा है। लेकिन क्लोराइड की देखोगे तो कितनी है? 1.94 डिबा है। देखो, मिथिल क्लोराइड की डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या है? ज्यादा है। आपको बात समझ में आ रही है कि बेटा अगर मैं बात करूं किसकी? मोनोहैलाइड्स की, तो इधर देखो बेटा, यहां पे देख लीजिए आप कि मोनोहैलाइड में अगर बात करें हम तो CH3 बॉन्ड Cl की डायपोल मोमेंट, क्या बोलेंगे आप? डायपोल मोमेंट ज्यादा है। किससे बोलो? CH3 बॉन्ड F से। और CH3 बॉन्ड F की डायपोल मोमेंट ज्यादा है किससे बोलो? CH3 बॉन्ड Br से। और CH3 बॉन्ड Br की डायपोल मोमेंट ज्यादा है CH3 बॉन्ड I से, CH3 बॉन्ड I से। ये किसके लिए है? मोनोहैलाइड्स के लिए। लेकिन जैसे ही आप डायहैलाइड में जाओगे, देखो जैसे ही आप डायहैलाइड में जाओगे तो बेटा देखो, आपको जो बेटा फ्लोराइड है, डायफ्लोराइड है, उसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू ज्यादा दिखेंगी। मिथिल क्लोराइड से भी ज्यादा है। क्या है? मिथिल क्लोराइड से भी ज्यादा है, दिख रहा है ना? देखो, मिथिल क्लोराइड की कितनी है यहाँ पे? 1.94 डिबा है। लेकिन आप अगर डायफ्लोराइड की बात करोगे, मिथिलीन डायफ्लोराइड की बात करोगे तो 1.97 डिबा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आया यहाँ पे? तो डायपोल मोमेंट वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज बढ़ जाएगा ना, चार्ज भी तो बढ़ेगा। तो एक बात और ध्यान में रखना फिर आपने, तो बेटा यहां पे जो है CHF2 की डायपोल मोमेंट वैल्यू ज्यादा होती है किससे? बोलो, बोलो ना यार, CHCl2 से। और CHCl2 की डायपोल मोमेंट वैल्यू ज्यादा होती है CHBr2 से। और CHBr2 की डायपोल मोमेंट वैल्यू ज्यादा होती है CHI2 से। अगर ये टेबल आपके दिमाग में है तो बहुत सारे क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा बेटा आपसे कि आपको वैल्यू लर्न कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि डायपोल मोमेंट वैल्यू कैसे वैरी कर रही है, डायपोल मोमेंट वैल्यू कैसे वैरी कर रही है। तो कई बार क्या होता है, मैंने जो बात बोली है आपको थोड़ी देर पहले कि जो क्लोराइड की जो बेटा डायपोल मोमेंट वैल्यू साइज बड़ी होने की, डिस्टेंस बड़ा होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से बढ़ जाती है। लेकिन क्या वो बात हर बार ट्रू होती है? नहीं बेटा। वो डायफ्लोराइड के केस में, डायहैलाइड के केस में डायफ्लोराइड की डायपोल मोमेंट वैल्यू ज्यादा होगी किससे? डायक्लोराइड से। आपके सामने है बेटा वैल्यूज, सारी वैल्यूज आपके सामने, आपको नजर भी आ रही होगी। ठीक है, समझ में आया? अभी क्लियर है? अभी इसे कहते हैं हम, दैट इज डायपोल मोमेंट। अब बात करेंगे डायपोल मोमेंट के बाद, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? जरा बताइए मुझे आप, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? सॉलिड का होता है, लिक्विड का होता है, या गैस का होता है? लिक्विड का होता है। जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड बॉइल हो जाता है बेटा, उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जैसा वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछो, कितना होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल होने लगता है। ठीक है, उससे कम टेम्परेचर पे वो बॉइल नहीं होगा। अब 90 डिग्री सेल्सियस करा दो, 95 करा दो, 99 भी करा दो तो बॉइल नहीं होगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? 100 डिग्री जैसे ही पहुंच जाएगा बेटा, उस टेम्परेचर पे वो बॉइल होने लगेगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे? उसे क्या कहते हैं हम? उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किन चीजों पे डिपेंड करता है? क्या सब जितने भी लिक्विड है, सभी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा होता है क्या?
नहीं, सभी लिक्विड का अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। वही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अगर देखोगे तो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा ना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किसके ऊपर करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है बेटा इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे। जिस लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्सेस जितने ज्यादा मजबूत होंगे, जितने स्ट्रांग होंगे, उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। और इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है वीक होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बातें आपको? जब लिक्विड में बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल के अंदर एक इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं जिन्हें हम वंडरवॉल फोर्सेस कहते हैं। तो वंडरवॉल फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे, इंटर पार्टिकल फोर्स जितने स्ट्रांग होंगे बेटा, उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंटर पार्टिकल फोर्स जितने कम होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे। किस पे डिपेंड करता है? इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे। इधर देखिए बेटा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, हम जो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं यहां पे, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बोलो। इट इज डिपेंड अपॉन दी, डिपेंड ऑन, बोलो ना यार, डिपेंड ऑन इंटर पार्टिकल फोर्सेस। आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। और जितने ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेस होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? चलिए इधर देखो। अब हम इंटर पार्टिकल फोर्सेस, तो हमें तो कैसे पता चलेंगे कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज्यादा है? धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे जैसे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ते रहता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो एक पहला पॉइंट ध्यान में रख लीजिए आप, यहां पे पहला पॉइंट ध्यान में रख लीजिए कि दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच वेट? बोलो बेटा, मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलेंगे आप यहां पे? मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा मॉलिक्यूलर वेट? बेटा मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ना तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, अगर हमने क्या लिया CH3 बॉन्ड X लिया, तो CH3 बॉन्ड X का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? बोलो। C2H5 बॉन्ड X से क्या होगा? कम होगा। और C2H5 बॉन्ड X का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? C3H7 बॉन्ड X से क्या होगा? कम होगा। और C3H7 बॉन्ड X का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा C4H9X से। आप ऐसे बढ़ा सकते हो। देखो ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर बढ़ेंगे बेटा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा ना। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया? ये ऑर्डर किस लिए रहेगी बेटा? फॉर सेम हैलोजन के लिए। फॉर दिस ऑर्डर फॉर सेम हैलोजन। अगर आपने सेम हैलोजन लिया है तो मतलब मान लीजिए यहां पे भी क्लोराइड है, यहां पे भी क्लोराइड है, यहां पे भी क्लोराइड है, यहां पे भी क्या हो जाएगा? क्लोराइड। बताओ क्या आपको कैसे? इधर देखो बेटा, सेम हैलोजन का मतलब क्या होता है? सेम हैलोजन का मतलब है कि आपने यहां पे क्या लेना है? बोलो। CH3 बॉन्ड Cl, CH3 बॉन्ड Cl का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किससे? C2H5 बॉन्ड Cl से। C2H5 बॉन्ड Cl का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बोलो बेटा, C3H7 बॉन्ड Cl से। और C3H7 बॉन्ड Cl का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा C4H9 Cl से। अरे समझ में आया या नहीं आया? सेम हैलोजन के लिए ये ऑर्डर होगी। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि अगर हैलोजन ही चेंज कर दिए, अल्किल सेम रख दिए तो? अगर हैलोजन चेंज कर दिए और अल्किल्स को सेम रख दिया तो देखो बेटा, अल्किल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अरे आयोडीन का जो एटॉमिक वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अल्किल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? बोलो बेटा, अल्किल ब्रोमाइड से। अल्किल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट अल्किल क्लोराइड से। अल्किल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट अल्किल फ्लोराइड से। ये किस लिए ऑर्डर है बेटा? फॉर सेम अल्किल ग्रुप। फॉर सेम अल्किल ग्रुप। हैलोजन तो चेंज कर रहे हैं ना, हैलोजन। हाँ, यहां पे सिर्फ अल्किल ग्रुप सेम है। मतलब कैसे सेम है? इधर देखिए आप, आपको बात तो समझ में आ रही है ना?
आप बेटा जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ाओगे हाइड्रोजन एटम बढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। तो बेटा ये ऑर्डर हमने सेम हैलोजन के लिए, हैलोजन सेम रखा है, जैसे कि Cl 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 या Br 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 या आयोडाइड आयोडाइड या फ्लोराइड फ्लोराइड। अब हमने क्या किया, हैलोजन को डिफरेंट कर दिया। तो बेटा हैलोजन में आपको पता है सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका होता है, आयोडीन का होता है, 131 के आसपास हो जाता है। समझ में आ रहा? फ्लोरीन का कितना होता है, 19 के आसपास होता है फ्लोरीन का। क्लोरीन का 35.5 होता है। ब्रोमीन का क्या होता है, 80 होता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो बेटा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा ना रे। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए एग्जांपल में क्या देख सकते हैं। चलो अल्किल के जगह पे सब जगह पे हम मिथिल रख देंगे। आशुतोष अगर यहां पे हमने मिथिल रख दिया, क्या रख दिया, मिथिल रख दिया, तो बोलो क्या होगा, CH3 बॉन्ड I, मिथिल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, बोलो बेटा, CH3 बॉन्ड Br से, मिथिल ब्रोमाइड से। और मिथिल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, मिथिल क्लोराइड से। और मिथिल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, मिथिल क्लोराइड से। आपको दे दिया जाएगा 4 कंपाउंड दे देंगे और पूछ लेंगे बताइए इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो पहली बात तो आप मॉलिक्यूलर वेट देखोगे, क्या देखोगे, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट देखते आता है ना, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम ज्यादा होंगे बेटा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बातें आपको? अब आपको ये भी पता है कि हैलोजन में अगर सबसे ज्यादा डेंसिटी है तो वो किसकी है, आयोडीन की है। तो आयोडीन का मास ज्यादा होता है ना, मास बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा ना, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया ना आपको? दूसरा देख लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड है। आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड हमने क्या बोला, देखो पहली बात क्या बोला बेटा मैंने, मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर है सबको? अगर मान लीजिए कि आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड है, आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड का मतलब अब मॉलिक्यूलर वेट को ही हमने कांस्टेंट रख दिया। अरे मॉलिक्यूलर वेट को ही क्या कर दिया, इसमें कौन डिसाइड करेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? अगर आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड है तो कौन डिसाइड करेगा बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा? आपको बात तो समझ में आ रही है ना? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट को ही सेम रख दिया मतलब आइसोमर कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं उसको, आइसोमर। तो आइसोमर के केस में कौन डिसाइड करेगा, आइसोमर के केस में बेटा डिसाइड करेगा सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया छोटा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है ना? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा बेटा, तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उसको बॉइल करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ना, और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी किसके फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, मतलब ब्रांचिंग, ब्रांचिंग से क्या होता है, सरफेस एरिया छोटा होता है। जितनी ब्रांचिंग होगी उतना सरफेस एरिया कम होगा, और जितनी ब्रांचिंग कम होगी उतना सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पे देख लीजिए कि अगर ब्रांचिंग ज्यादा हुई बेटा क्या हो जाए, ब्रांचिंग अगर ज्यादा हो जाए तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्या हो जाए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। मतलब ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी सरफेस एरिया उतना क्या होगा, छोटा होगा, और सरफेस एरिया जितना छोटा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ये बेटा ये जो कंपाउंड है यहां पे 3 कंपाउंड निकालता हूं, देखिए ये आइसोमेरिक है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो आप, ये क्या होगा मेरे पास में, CH3 बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, CH2, सामने बॉन्ड Cl, सामने बॉन्ड Cl। क्या कहते हैं इसको, दैट इज एन ब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एन ब्यूटिल क्लोराइड। सही है ना, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड। मुझे एक बात बताइए, एन ब्यूटिल क्लोराइड के बाद में हमने दूसरा निकाला है CH3 बॉन्ड CH, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए, CH3, सामने बॉन्ड CH2, सामने बॉन्ड Cl। क्या बोलते हैं इसे, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ये हो गया मेरे पास में आइसोब्यूटिल क्लोराइड, हो गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आइसोब्यूटिल क्लोराइड के बाद में देखो CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड क्या हो जाए, CH3, सामने बॉन्ड Cl। बोलो क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। देखो एन ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड एंड दी टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। दिख रहा है ना आपको, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, सेम है। मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो गया, फिर
अब कौन डिसाइड करेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? सरफेस एरिया। अब यहां पे देखो, इसका सरफेस एरिया इतना है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया इतना है, इसका सरफेस एरिया कम हो गया, इसका सरफेस एरिया और कम हो गया। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना बेटा? दिख भी रहा है ना आपको कि देखो इसके एक मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने? 1 2 3 4 5 एटम है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जैसे ही ब्रांचिंग हो गई तो देखो 4 एटम आ गए, जैसे ही और ब्रांचिंग हो गई तो 3 ही एटम आ गए। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती चली जाएगी सरफेस एरिया क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। और सरफेस एरिया जैसे जैसे कम होगा बेटा तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। समझ में आया ना? अगर बेटा मैं इसे कंपाउंड 1 कह दूं और इस कंपाउंड को क्या कह दूं बेटा? 2 कह दूं और इस कंपाउंड को क्या कह दूं बेटा? 3, तो आप बताइए इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 1 का कंपाउंड, पहले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। और सबसे कम किसका होगा? थर्ड वाले का। थर्ड वाले का समझ में आ रहा है क्या आपको? थर्ड वाले का बेटा ब्रांचिंग है, थर्ड वाले में ज्यादा ब्रांचिंग है, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो गया? छोटा हो गया। सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए बेटा? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इधर देख लीजिए, चलो बोलो। फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? सेकंड से। और सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? थर्ड से। समझ में आया? आया या नहीं आया? क्लियर है? दो बातें समझ में आ रही है आपको? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब सरफेस एरिया कब घटता है? जब ब्रांचिंग बढ़ती है। आइसोमेरिक अल्किल हैलाइड के केस में ये बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्किल हैलाइड के लिए एप्लीकेबल है, ये अल्कोहल के लिए भी एप्लीकेबल है। ये बॉइलिंग पॉइंट जो दो बातें बता रहा हूं ना, ये बेटा अल्कोहल के लिए भी है, एल्डिहाइड के लिए भी है, एसिड के लिए भी है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेटा उनमें मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा ही घटेगा। सभी मॉलिक्यूल के लिए बात बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ अल्किल हैलाइड के लिए पढ़ा रहा हूं। ये बात बेटा अल्कोहल के लिए भी होगी, अल्किल हैलाइड के लिए भी है, एल्डिहाइड कीटोन के लिए भी है, एसिड के लिए भी है। समझ में आया? और एक बात और बता दूं आपको, एक बात और बता देता हूं कि बेटा अगर मान लीजिए किसी अल्केन में नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। दैट इज क्लोरोनेटेड इफ द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स या number of chlorine atom in a molecule it increases, that is boiling point increases, boiling point increases. That is the chlorinated methane. अगर आपने chlorinated methane ले लिया मतलब मिथिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। समझ में आ रहा है ना आपको? तो जिस किसी में भी बेटा नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। मैं नोट करके लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सिर्फ क्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के लिए नहीं होगा। यही तो बात बता रहा हूं ना आपको। इधर देखो बेटा, ये नोट करके लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इधर देखो बेटा, यहां पे देख लीजिए आप, यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए बेटा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या बढ़ रहा है? बोलो क्या बढ़ रहे हैं? सिर्फ नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ क्लोरीन, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, बोलो बेटा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। नंबर ऑफ विच एटम? क्लोरीन एटम। लेकिन बेटा ये फ्लोरीन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताऊंगा आपको अभी। ये फ्लोरीन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ क्लोरीन के लिए एप्लीकेबल है। आपको दो बातें तो समझ में आ गई, बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये बात तो बात समझ में आ गई ना? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है? अब देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ क्लोरीन अगर बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि CH3 बॉन्ड Cl का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा CH, बोलो किससे? CH Cl2 से। और CH Cl2 का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किससे? CH Cl3 से। और CH Cl3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बेटा CCl4 से। मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा? CCl4 का। जिस किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ क्लोरीन एटम ज्यादा होंगे बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लोरीन के लिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो, लेकिन फ्लोरीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फ्लोरीन के लिए एप्लीकेबल नहीं। क्यों एप्लीकेबल नहीं? देखो आपको मैं यहां पे वैल्यूज दिखा के बताता हूं आपको। इधर देखो आप, मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, इधर देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट लिख के बताता हूं आपको। मिथिल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है -24 डिग्री सेल्सियस, -24 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही डाइक्लोरोमीथेन लोगे बेटा तो 40 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही ट्राइक्लोरो लोगे आप मीथेन तो दैट इज 61 डिग्री सेल्सियस।
61 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही टेट्राक्लोरो लोगे बेटा तो दैट इज 77 डिग्री सेल्सियस, 77 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग पॉइंट की फ्लोरीन के लिए भी ऐसी ऑर्डर होनी चाहिए ना, मोनोफ्लोरो से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट डायफ्लोरो का होना चाहिए, डायफ्लोरो से ज्यादा ट्राइफ्लोरो का होना चाहिए, ट्राइफ्लोरो से ज्यादा टेट्राफ्लोरो का होना चाहिए। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता है। इधर देखिए आप, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। मैंने यहां पे सबसे पहले इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, कलर चेंज करके बताता हूं आपको। यहां पे देखिए, ये मेरे पास में मोनोफ्लोरो है, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड F। अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बेटा ये होता है 32 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही डायफ्लोरो ले लिया, इधर देखो बेटा, जैसे ही डायफ्लोरो ले लिया, CH3 बॉन्ड CHF2 डायफ्लोरो हो गया, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? -25 डिग्री सेल्सियस। बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन जैसे ही आपने ले लिया बेटा ट्राइफ्लोरो ले लिया, CH3 CF3, क्या ले लिया आपने? CH3 CF3, इसका हो गया -47 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया? -47 डिग्री सेल्सियस। बढ़ गया या घट गया? अरे घट गया, दिख रहा है ना आपको? घट गया ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा? घट गया। लेकिन जैसे ही आपने, और देखो यहां पे ले लिया CF3 और यहां पे क्या ले लिया बेटा? CF3, पर फ्लोरो कंपाउंड, सही है ना? पर फ्लोरो कंपाउंड कहते हैं कि नहीं कहते? सारे हाइड्रोजन अगर हैलोजन से रिप्लेस हो जाए तो पर हेलो कंपाउंड कहते हैं उसे। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है? -78 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? -78 डिग्री सेल्सियस। आपको एक बात समझ में आ रही है क्या बेटा? जैसे जैसे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ फ्लोरीन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ रहा है ना। देखो अब यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे देखिए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही किसकी केस आ जाती है? बोलो बेटा, फ्लोरीन की केस आ जाती है, तो देखो यहां पे देखो, ये मोनोफ्लोरोइथेन है। अरे ये फ्लोरोइथेन है ना, ये क्या है बेटा? फ्लोरोइथेन। ये क्या हो गया? डायफ्लोरोइथेन। तो लेकिन डायफ्लोरोइथेन में क्या हो गया? ओए, डायफ्लोरोइथेन में क्या हो गया बेटा? फ्लोरीन एक बढ़ गया, तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया ना। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? अरे अगर मैं कंपाउंड इसे 1 कह दूं और इसे कंपाउंड क्या कह दूं? 2 कह दूं, और इसे कंपाउंड क्या कह दूं? 3rd। ये 3rd कंपाउंड है, और उसके बाद में देखो ये 4th कंपाउंड है। ये क्या हो गया? 4th कंपाउंड। इधर देखिए आप, ये समझ में आया क्या कि 2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है 1 से? क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीज है। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? यहां पे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आप बोलोगे सर फिर 3rd में तो 3 फ्लोरीन आ गए ना, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया ना वहां पे। अरे 3rd का मॉलिक्यूलर वेट 2nd से ज्यादा होगा ना। अभी ये ट्राइफ्लोरो है, ये डायफ्लोरो है, तो ट्राइफ्लोरो में 3 फ्लोरीन है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है? यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट क्या है? कम है। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीज कम है, रिपल्शन में इंक्रीज ज्यादा है। देखो 3 फ्लोरीन है, तीनों के तीनों फ्लोरीन जो है छोटे साइज के है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तीनों फ्लोरीन जो है पास पास रहना पसंद करेंगे क्या? नहीं ना। अरे समझ में आ रहा है क्या आपको? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बेटा तो बिल्कुल क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे बेटा जो फ्लोरीन बढ़ रहे हैं, वो फ्लोरीन में रिपल्शन ज्यादा है मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीज कम है, इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए फ्लोरीन का जो रिपल्शन है बेटा, वो मान लीजिए आप कितने 2 टाइम्स, मतलब मान लीजिए 4 टाइम हो रहा है। फ्लोरीन का जो रिपल्शन है वो कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट में जो इंक्रीज है वो डबल है। तो कौन डोमिनेट कर गया? रिपल्शन डोमिनेट कर गया कि मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेट कर गया? मॉलिक्यूलर वेट डोमिनेट कर गया या रिपल्शन? रिपल्शन डोमिनेट कर गया। तो रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा तो पास पास रहना पसंद करेंगे क्या? नहीं, दूर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उनका? कम हो जाएगा। समझ में आया है? हिंदी में लिख दूं यहाँ पे कि इसमें रिपल्शन में इंक्रीज ज्यादा है और मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीज क्या है? कम है। समझ में आया है नहीं आया? इसके लिए लिख देता हूं मैं। चलिए यहां पे बेटा, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीज क्या है? कम है। यहां पे मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीज क्या है? ऐसे होता है ना रे? ठीक है, तेरे लिए ठीक है। यहां पे मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीज क्या है? कम है। और क्या बोला बेटा? रिपल्शन में इंक्रीज ज्यादा है। रिपल्शन में इंक्रीज क्या है? ज्यादा है। तो ये भी लिखना पड़ेगा। फिर अब ये भी लिखना पड़ेगा बेटा कि यहां पे रिपल्शन में इंक्रीज ज्यादा है। यहां पे रिपल्शन में इंक्रीज क्या है बेटा? इंक्रीज क्या है? ज्यादा है। क्या है?
ज्यादा बोलते हैं उसको, ठीक है, समझ में आया। यहां पे मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीज, मॉलिक्यूलर वेट हो रहा है इंक्रीज, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीज क्या है, कम है, रिपल्शन में इंक्रीज ज्यादा है, इसलिए बेटा थर्ड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेकंड से कम है, सेकंड से क्या है, कम है। और यहां पे रिपल्शन में इंक्रीज ज्यादा है। देखो ना, यहां पे 6 फ्लोरीन आ गए ना जानवी बेटा, यहां पे 6 फ्लोरीन आ गए, तो अब तो ये चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, बिल्कुल यहां पे बेटा एक में को क्या करेंगे, खूब रिपेल करेंगे, समझ में आ रहा है ना, एक में को बेटा बहुत ज्यादा क्या करेंगे, बहुत ज्यादा फोर्सेस से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर बहुत ज्यादा फोर्सेस से रिपेल कर रहे हैं तो दूर दूर जाना पसंद करेंगे ना, और दूर दूर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले तो बोला ना यार कि अट्रैक्शन जितना, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। अब पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया ना, यहां पे रिपल्शन में ज्यादा इंक्रीज है, यहां पे रिपल्शन में ज्यादा इंक्रीज है, ज्यादा इंक्रीज है, यहां पे भी रिपल्शन में क्या है बेटा, ज्यादा इंक्रीज है। समझ में आया अभी आपको या नहीं समझ में आया, समझ में। नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ फ्लोरीन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता। नंबर ऑफ फ्लोरीन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। क्लियर है अभी, बॉइलिंग पॉइंट सबको समझ में आ गया। पहले क्या बोला बेटा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ फ्लोरीन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। देखो आपको साफ साफ नजर आ रहा है यहां पे कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, यहां पे बोलो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सेकंड का। सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बेटा किससे, फर्स्ट से। फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, थर्ड से। थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, फोर्थ से। समझ में आया या नहीं आया, आया। यहां पे बेटा, यहां पे हुआ क्या, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो गया। यहां पे ये भी लिख देता हूं कि यहां पे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, हेंस बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। समझ में आया बेटा। पहले दूसरे का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले से इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीज ज्यादा है। थर्ड में मॉलिक्यूलर वेट में इंक्रीज कम है और रिपल्शन में इंक्रीज ज्यादा है, इसलिए थर्ड में बॉइलिंग पॉइंट धड़ाम। समझ में आया। फोर्थ में भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, गिर जाएगा। क्लियर है अभी सबको, समझ में आया। बात करें अब डेंसिटी की, चलिए इधर देखो, डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, डेंसिटी। हाँ चलिए, हो गया। अब बात करेंगे डेंसिटी की। किसकी बात करेंगे, डेंसिटी की। शुरुआत में ही बता चुका हूं आपको, शुरुआत में ही बता चुका हूं बेटा कि अल्किल फ्लोराइड आर लाइटर देन वाटर, आर लाइटर देन वाटर, और अल्किल क्लोराइड, अल्किल ब्रोमाइड और अल्किल आयोडाइड आर हेवियर देन वाटर। ठीक है, देखो पहली बात, सबसे पहली बात बोलो, क्या बोला, अल्किल फ्लोराइड एंड एल्किल क्लोराइड आर लाइटर देन वाटर। आर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, लाइटर देन वाटर। मतलब इनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी। अरे अल्किल क्लोराइड और अल्किल फ्लोराइड की जो डेंसिटी होगी वाटर से कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी। और सिमिलरली बात करते हैं बेटा किसकी, बोलो, अल्किल ब्रोमाइड एंड किसकी बात करेंगे, बोलो, अल्किल आयोडाइड, अल्किल ब्रोमाइड एंड अल्किल आयोडाइड आर हेवियर देन, आर क्या हो जाएगा, बोलो, हेवियर देन वाटर, हेवियर देन क्या हो जाएंगे, वाटर हो जाएंगे। इधर देखो बेटा, अब मैंने एक पॉट लिया, एक कंटेनर लिया, एक क्या ले लिया, कंटेनर लिया, ठीक है। इसके अंदर बेटा वाटर रख दिया, इसके अंदर क्या है, वाटर है। क्या है यहाँ पे, वाटर है। दिख रहा है आपको, ये वाटर है, ये वाटर है। समझ में आ रहा, गड़बड़ मत करो, ये वाटर पिला दूंगा निकाल के यहां से, नहीं तो, ठीक है। सो दैट इज दिस आर द वाटर। ये क्या है बेटा, यहाँ पे वाटर है। ये क्या हो गया, H2O, दैट इज डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब मैंने अगर इसके अंदर अल्किल क्लोराइड डाला या अल्किल फ्लोराइड डाला तो ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे, क्लोराइड और फ्लोराइड क्या हो गए बेटा, ऊपर रहेंगे। कहां रहेंगे, ऊपर। तो देखो समझ में आया आपको, ये क्या हो गया बेटा, यहां पे बोलो, यहां पे अल्किल फ्लोराइड और अल्किल क्लोराइड, या दोनों बोल दीजिए, या फिर क्या बोल दीजिए, दोनों। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देख लीजिए आप, एक दूसरा कंटेनर लेंगे, यहां पे एक दूसरा कंटेनर लेंगे बेटा। ये बेटा जो अल्किल फ्लोराइड और अल्किल क्लोराइड क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए आप, हाँ, तो यहां पे अब देख लीजिए, अब हमने क्या किया, अल्किल ब्रोमाइड और अल्किल आयोडाइड ले लिया। तो अल्किल आयोडाइड और अल्किल ब्रोमाइड बेटा नीचे हो गए। अब वाटर कहां पे होगा, वाटर ऊपर होगा। समझ में आ गया आपको बात, समझ में आया या नहीं आया,
अब तो समझ में आ गया ना यार, इसे लेयर टेस्ट भी कहते हैं। लेयर टेस्ट में आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी डेंसिटी कम है। आपको पूछेंगे अगर वाटर और अल्किल क्लोराइड का मिक्सचर ले लिया तो बताइए अबव लेयर में अपर लेयर में कौन रहेगा? क्लोराइड रहेगा, और लोअर लेवल में कौन रहेगा? वाटर रहेगा। आपको बोला कि मिक्सचर ले लिया अल्किल आयोडाइड का और वाटर का, तो बोलो आपको क्या अपर लेयर में कौन रहेगा और लोअर? अपर लेयर में वाटर रहेगा और लोअर लेयर में क्या रहेगा? समझ में आ रहा है ना आपको? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है बेटा वो लोअर लेयर में आ जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो कहां जाता है? अपर लेयर में आ जाता है। समझ में आया अभी? सो दिस आर ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड। तीन फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुके हैं, और तीसरी एक और बता देता हूं, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। क्या बात करते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। बस एक ही लाइन में बताता हूं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज मेल्टिंग पॉइंट की। दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। किसकी बात करेंगे बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा सिमेट्री। किस पे ऊपर डिपेंड करता है? मतलब जो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, देखो बेटा मेल्टिंग पॉइंट एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है, मॉलिकुलर वेट पे, ब्रांचिंग पे, रिपल्शन पे, अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट वैसे नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऐसे डिपेंड नहीं करता। मेल्टिंग पॉइंट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन पे डिपेंड करता है, सिमेट्री पे डिपेंड करता है। अल्केन के केस में या ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में बेटा वो सिमेट्री पे डिपेंड करता है। जितना मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल सिमेट्री देखते आता है ना आपको? कौन का सिमेट्री कैसे देखते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, असिमेट्रिकल होगा, सारी बातें हम कर चुके हैं बेटा। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। जितनी मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे एक अल्केन ले लिया, ये है ब्यूटेन। ये क्या है? ब्यूटेन। और ये क्या है बेटा? पेंटेन है। तो बताइए पेंटेन सिमेट्रिकल है कि ब्यूटेन सिमेट्रिकल है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? पेंटेन से ज्यादा होगा। हालांकि इसका मॉलिक्यूलर, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। समझ में आया क्या? इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। होता क्या है, मुझे एक बात बताइए, इनके जो आखिर वाले जो कार्बन, ये वाला कार्बन देखो और ये वाला कार्बन देखो, सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? सेम साइड है, दोनों भी नीचे है ना। जो टर्मिनल कार्बन है वो क्या है बेटा? सेम साइड है। इसमें टर्मिनल कार्बन क्या है? अपोजिट साइड है। क्या होता है? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड है तो रिपल्शन क्या होगा? कम क्या ज्यादा? कम। और सेम साइड है तो रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। इसमें मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने के बावजूद भी ये जो दो कार्बन है बेटा, ये सेम साइड है और ये क्या है? अपोजिट साइड है। ये देखो दूसरी बात, ये सिमेट्रिकल भी है। ये क्या है? सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल। और ये दो कार्बन क्या है? अपोजिट साइड भी है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एक फैक्टर नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स डिपेंड करता है जिसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट। मैं एक छोटा सा फैक्टर बता रहा हूं आपको, दैट इज सिमेट्री। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे समझ में आया है नहीं आया? अभी क्लियर है सबको? आ गया सबको समझ में? अब रिएक्शन 5 मिनट में रिएक्शन आपको रिवाइज करा दूं पूरा। 5 मिनट है बेटा, बस 5 मिनट में छोड़ दूंगा मैं। मैंने 10:15 बजे का टाइम बोला था, वैसे अभी 10 ही बज रहे हैं। ठीक है, तो 5 मिनट में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताता हूं अल्किल हैलाइड की, 1 शॉट में बताता हूं केमिकल प्रॉपर्टी, और एक ही शॉट में, सिंगल शॉट में बताऊंगा बेटा प्रिपरेशंस में। देखो चलो बताओ या नहीं बताओ? चलो बता देता हूं। एक ही स्लाइड यूज करूंगा, दूसरी स्लाइड गंदी नहीं करेंगे हम। ठीक है, एक ही स्लाइड को खूब गंदा कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें बनाना क्या है? सबसे पहले हमें बनाना है R बॉन्ड X बनाना है। सबको समझ में आ गया कि ये बनाना है हमें, हमारा टारगेट है इसको बनाना है। अब आपको ये पता है कि हम ये जो कंपाउंड है ये किस किस से बना सकते हैं। पहला जो कंपाउंड है वो अल्केन से बना सकते हैं हम, बिल्कुल। अरे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? संस्कृति बेटा, अपने को अल्किल हैलाइड बनाना है, तो इस अल्किल हैलाइड को बनाने के लिए आपको पता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, तो हम अल्केन से बना सकते हैं। और किससे बना सकते हैं बेटा? अल्कीन से भी बना सकते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। अल्कीन से बना सकते हैं, अल्कोहल से भी बना सकते हैं। अरे देखा है कि नहीं देखा है? तो देखो, इसमें से जाओगे आप तो भी आपको अल्किल हैलाइड मिलेगा, ऐसे जाओगे तो भी अल्किल हैलाइड मिलेगा, और ऐसे जाओगे तो भी अल्किल हैलाइड मिलेगा। अब सवाल ये है कि हमें अल्केन पे किसकी एक्शन करनी पड़ेगी? हैलोजन डालना पड़ेगा बेटा। अल्केन पे क्या डालना पड़ेगा? हैलोजन। जब अल्केन पे आप क्या डालोगे? हैलोजन, तो आपको क्या मिलेगा? अल्किल हैलाइड। अल्कीन पे क्या डालोगे आप? HX, तो क्या मिलेगा आपको? अल्किल हैलाइड। अल्कोहल पे क्या डालोगे बेटा? बोलो, PX3 और
PCl5 और क्या डालोगे बेटा SOCl2, तो क्या मिलेगा आपको अल्कोहल, और क्या मिले डालना पड़ेगा HX, तो क्या मिलेगा आपको अल्कोहल। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश। इतनी एक सिंपल स्टेप में बेटा आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ध्यान में रख सकते हो कि आपको अल्किल हैलाइड तैयार करना है, अल्कोहल से कर सकते हैं, अल्कीन से कर सकते हैं और अल्केन से। सिर्फ आपको पता होना चाहिए किसकी एक्शन करनी है। अल्केन पे क्लोरीन डालो, ब्रोमीन डालो, आयोडीन डालो या हेलोजन डाल दो, ठीक है। और अल्कीन के ऊपर HX डालो, अल्कोहल के ऊपर 4 रिएजेंट PX3, PX5, SOCl2 एंड HX डाल दो, क्या मिल जाएगा आपको अल्किल हैलाइड मिलेगा। अब ये अल्किल हैलाइड से हम क्या क्या बना सकते हैं, इसके हो गए केमिकल रिएक्शंस। अल्किल हैलाइड से हम क्या क्या बना सकते हैं, वो क्या हो जाएगी बेटा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन भी देख लो आप, यहां पे देखो, अगर हमने क्या किया, इधर देखो बेटा, अल्किल हैलाइड पे मैंने क्या किया बेटा एक्यूएस NaOH डाल दिया। क्या डाल दिया एक्यूएस NaOH या एक्यूएस KOH डाल दिया। एक्यूएस NaOH डाल दीजिए या एक्यूएस KOH डाल दीजिए, तो बोला ये क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा। वेरी गुड, क्या बन जाएगा बेटा अल्कोहल। अरे या फिर आप एक्यूएस KOH लीजिए, एक्यूएस NaOH लीजिए या फिर AgOH ले लीजिए। मतलब क्या डाल रहे हो आप यहाँ पे अल्कली, क्या डाल रहे हो यहाँ पे अल्कली। कैसी अल्कली है रे ये एक्वस अल्कली। कौन सी अल्कली है ये एक्वस अल्कली डालो तो क्या मिलेगा अल्कोहल। क्योंकि बेटा अगर हमने क्या किया, हमने अल्कोहलिक KOH डाल दिया तो रे अल्कोहलिक KOH डाल दिया तो क्या मिलेगा अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा अल्कीन। एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताया मैंने आपको E2 रिएक्शंस, बताया कि नहीं बताया E2 रिएक्शंस। अगर आपने अल्किल हैलाइड के ऊपर अगर एक्यूएस KOH डाला तो अल्कोहल मिलेगा मयूर, अगर आपने अल्कोहलिक KOH डाल दिया तो क्या मिलेगा बेटा अल्कीन मिलेगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन ये कौन सी रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन से बेटा ये एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों बेटा अगर आपने क्या किया इसके ऊपर अगर आपने R बॉन्ड O बॉन्ड Na डाल दिया, क्या डाल दिया R बॉन्ड O बॉन्ड, पर यहां पे क्या मिलेगा बेटा R बॉन्ड O बॉन्ड Na डाल दिया अल्किल हैलाइड पे, तो क्या मिलेगा बोलो क्या मिलेगा यहां पे कोई बताएगा। हाँ इथर मिलेगा। क्या मिलेगा इथर। देखो ना बेटा ये जो Na और ये X निकल जाएगा, ये RO यहां पे चला जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए ना आप, ठीक है। यहां पे देखो बेटा ये मिलेगा R बॉन्ड O बॉन्ड R। अब आपको एक बार बता दूं, इस प्रोसेस को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। क्या कहते हैं इसे बोलो विलियमसन सिंथेसिस। इथर सिंथेसिस होता है इसमें, और इसे कहते हैं बेटा कौन सा सिंथेसिस विलियमसन सिंथेसिस। कौन सा सिंथेसिस बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है बेटा अल्किल हैलाइड की रिएक्शंस किसके साथ होती है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। इथर तो बनता है यार, क्या होता है यहाँ पे इथर बन रहा है, इथर बन रहा है। क्लियर है। चलो एक रिएक्शन और बता देता हूं। क्यों बेटा अगर मैंने इसके ऊपर अल्कोहलिक अमोनिया डाल दिया, क्या डाल दिया अल्कोहलिक अमोनिया, तो बताइए क्या बनेगा अमाइंस बनेगा। एक्चुअली यहां पे बन जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एंड क्वाटरनरी तक मिल जाते हैं, ठीक है। मैं इसे अमाइन लिख देता हूं, यहां पे क्या लिख जाते हैं अमाइंस। मिक्सचर ऑफ अमाइन मिलते हैं आपको। क्या मिलते हैं यहां पे मिक्सचर ऑफ अमाइन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मिक्सचर ऑफ अमाइन। क्यों बेटा अगर आपने क्या किया इसके ऊपर डाल दिया R बॉन्ड COO बॉन्ड Ag। क्या डाल दिया R बॉन्ड CO बॉन्ड Ag, क्या मिलेगा R बॉन्ड COO बॉन्ड R विच इज कॉल्ड एज स्टर। क्या बोलते हैं इसको स्टर। अगर आपने इसके ऊपर क्या डाला बोलो, अगर बेटा आपने इसके ऊपर क्या डाला बोलो KCN। क्या डाल दिया KCN, तो बोलो KCN नहीं एक्यूएस नहीं अल्कोहलिक KCN अगर डाल दिया आपने, तो बोलो क्या बनेगा R बॉन्ड साइनाइड R बॉन्ड CN। क्यों AgCN डाला तो R बॉन्ड NC। अगर AgCN डाला, अगर आपने यहां पे क्या किया इधर देखिए, अगर आपने यहां पे इसके अलावा आपने क्या डाल दिया बेटा AgCN, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको R बॉन्ड NC मिलेगा। क्या मिलेगा आइसोसाइनाइड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सबको समझ में। चलो इधर मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आपने इसके ऊपर अगर NaI प्लस आयोडीन डाला तो क्या मिलेगा NaI प्लस आयोडीन डाला तो क्या मिलेगा R बॉन्ड I मिलेगा। कौन सी रिएक्शंस फिंकलस्टीन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है फिंकलस्टीन रिएक्शन। R बॉन्ड I मिलेगा। क्या मिलेगा R बॉन्ड I मिलेगा बेटा। कौन सी रिएक्शंस है ये फिंकलस्टीन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है फिंकलस्टीन रिएक्शंस। इधर देखो चलेगा ना, ऐसे चलेगा या नहीं चलेगा ना बेटा। चलो AgF डाल दो यहाँ पे। क्या डाल दो AgF, तो क्या मिलेगा R बॉन्ड F। कौन सी रिएक्शंस शॉर्ट रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है शॉर्ट रिएक्शन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और गंदा कर दूं इसको। हाँ चलिए ठीक है। इधर देखो बेटा अगर आपने इसके ऊपर डाल दिया सोडियम मेटल, और किसके प्रेजेंस में डाल दिया बेटा
इथर की प्रेजेंस में, इथर की प्रेजेंस में, तो बोलो क्या मिलेगा, R बॉन्ड R। बोलो कौन सी रिएक्शन, उड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, उड्स रिएक्शन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में। अगर आपने बेटा इसके ऊपर अगर आपने बेटा मैग्नीशियम डाल दिया, क्या डाल दिया, मैग्नीशियम, तो बोलो क्या बन जाएगा, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। अगर आपने इसके ऊपर अगर आपने Zn डाल दिया तो बोलो क्या बनेगा, R बॉन्ड R। कौन सी रिएक्शंस, फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बोला था कि नहीं बोला था, अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ प्योर एंड ड्राई ईथर टू प्रोड्यूस द हायर अल्केन, दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द उड्स रिएक्शंस। और उड्स रिएक्शन में अगर सोडियम मेटल इज रिप्लेस्ड बाय द जिंक मेटल, दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। If the Wurtz reaction is carried out in between two aliphatic alkyl halide, then that Wurtz reaction which is called as the Wurtz reaction. If one is aromatic, another is aliphatic, Wurtz feeding reaction. Both are aromatic, that reaction which is called as the feeding reaction. सारी की सारी नेम रिएक्शंस थी, सारी की सारी क्या थी बेटा, नेम रिएक्शंस थी। समझ में आया या नहीं आया। अब बेटा अब आपको जो भी रिएजेंट याद आते हैं आप इसके ऊपर और इसको खूब गंदा कीजिए आप जितना हो सकते हैं आपसे, ठीक है। और भी कौन कौन से रिएजेंट आप डाल सकते हो, देखो एक सिंगल शॉट में बता रहा हूं आपको पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो तीन ही है, ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी देखो आप ऐसे लिख के देखना पड़ता है बेटा, आपको ऐसे बनाना पड़ता है तो चीजें। मुझे एक बात बताइए, आप बहुत बिजी है, लेकिन बेटा ये चार्ट बनाने को 10 मिनट लगते हैं और हर रोज देखने को उसको सिर्फ आधा मिनट लगता है। समझ में आ रही है ना बातें, तो इतना तो वक्त निकालिए आप इसे करने के लिए, ठीक है। इसके आगे कल के लेक्चर में बेटा कल एब्सेंट नहीं रहना है, कल से नया टॉपिक शुरू होगा, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। मयूर क्लोज कर दे, स्टॉप कर दे। अबे गधड़ो।